हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 5 जैव प्रक्रम के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आपको ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो दोस्तों, विसरण क्या होता है कि विसरण में क्या होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रक्त या भोजन के जो घटक होते हैं वो प्रवाहित होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोशिका है और कोशिका के अंदर में निम्न दाब होता है और कोशिका के बाहर में उच्च दाब होता है। तो कोशिका के अंदर में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो चले आते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है कि विसरण जो होता है वो धीमी प्रक्रिया है, इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण जो होता है वो अपर्याप्त होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको समझ के पढ़ना है। अगर आप इसे रटिएगा तो बहुत कम आपको याद रहेगा। एग्जाम में जाइएगा तो टोटल आपको दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई वस्तु सजीव है तो इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों के आधार पर करेंगे। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वह सजीव है। अगर उसमें किसी प्रकार का वृद्धि हो रहा है तो वो भी सजीव होगा। अगर उसमें पोषण हो रहा है तो वो भी क्या होगा, सजीव होगा। श्वसन होगा तो सजीव होगा। अगर उत्तेजनशीलता है तो सजीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जल, भोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा कि जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी प्रक्रमों की आवश्यकता होता है, जैसे कि पोषण, श्वसन, वृद्धि, परिवहन एवं उत्सर्जन। ये सभी चीज़ों का जीवन के अनुरक्षण यानी कि रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, स्वयं पोषी पोषण क्या होता है कि जिसमें अपने आप भोजन तैयार होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जिसमें होता है उसको स्वयं पोषी पोषण बोलते हैं। और जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है वो विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसका क्या उत्तर है, स्वयं पोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया। जबकि विषम पोषी पोषण में क्या होता है कि जीव जो होता है दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे जू हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित कच्ची सामग्री होता है, जो इस प्रकार है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, वायु से प्राप्त होता है। जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो मिट्टी से प्राप्त होता है, ओके। और क्लोरोफिल जो होता है वो पौधा के पत्तियों से प्राप्त होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे आमाशय में
अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल जो होता है वो HCl अम्ल पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। तो इसका उत्तर लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारे आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो जितने भी रोगाणु चले जाते हैं भोजन के द्वारा, तो उसको नष्ट करने में हमारे जो पेट में HCl अम्ल होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 4 कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है? दोस्तों पाचक एंजाइम एक जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करता है, जिसमें क्षुद्रांत जो होता है आसानी से अवशोषित कर ली जाती है, यानी क्षुद्रांत के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांत मतलब क्या होता है? छोटी आंत। घुलनशील मतलब होता है जो घुल जाता है। पाचक एंजाइम जो होता है वो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? इसका उत्तर है कि क्षुद्रांत में अनेक प्रकार के अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिससे दीर्घ रोम कहा जाता है। दोस्तों क्षुद्रांत जो होता है कुछ इस तरह से इसका संरचना होता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्षुद्रांत का कितना लंबाई होता है, तो 7.5 मीटर होता है, और इसमें छोटे छोटे इस प्रकार के अंगुलीनुमा संरचना होता है, जो क्या करता है कि यह अवशोषण के सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ठीक है, दीर्घ रोम में रुधिर वाहिका जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, जो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ओके, नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? दोस्तों जलीय जीव जो जल में रहता है और स्थलीय जीव जो जमीन पर चलता है उसको हम लोग स्थलीय जीव कहते हैं। इसका उत्तर है कि जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जल में जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा जो होता है स्थल में ऑक्सीजन की मात्रा के तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव जो होता है श्वास लेने में अधिक लाभप्रद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्लूकोज को ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? इसका उत्तर है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ इस प्रकार हैं, जैसे कि हम लोग के भोजन में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, और यह कोशिका द्रव में टूट करके पायरुवेट बन जाता है। कोशिका द्रव में टूटने के बाद क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा? एथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करेगा। अगर ऑक्सीजन का यहाँ पे अभाव रहेगा तो पायरुवेट जो होता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन पायरुवेट जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकरण इसका होता है, और यह कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल देगा, और इसके साथ ही साथ ऊर्जा देगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो इसका उत्तर है कि ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर में फुफ्फुस कुपिकाओं के रुधिर वाहिकाओं में आरबीसी होते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल, जिसमें जो होता है मौजूद हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों तक या अंगों तक
पहुंचाने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन के अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जल में अधिक विलय होता है, इसीलिए ऊतकों में फुफ्फुस तक परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग कि फुफ्फुस के अंदर का मार्ग जो होता है वो छोटा होता है और छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बना लेता है, जिससे कुपिका कहते हैं। यानी कुपिका कुछ इस तरह से होता है और कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक ढक सकता है। ठीक है, इस तरह हमारे फुफ्फुस गैसों का विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल बनाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि और भी नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो और आने वाले वीडियो में 3 वीडियो बनाएंगे जो कि इसी चैप्टर का होगा और लास्ट वीडियो में इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।